नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। आज इंडिया को उसका 51st सीजीआई मिल चुका है, यानी कि हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना। अगर हम बात करें इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, ऑफ कोर्स हम कैसे भूल सकते हैं, एक बहुत ही यादगार कार्यकाल रहा है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का, जिन्होंने 10 नवंबर 2024 तक अपने पद को रखा। और कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं भी नहीं लिखा है कि टेन्योर कितना होगा, कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, बट बाय कन्वेंशन 65 ईयर्स ऑफ एज तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ जज इन दी सुप्रीम कोर्ट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे ही 65 ईयर्स के हो जाते हैं, इनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो इसी की वजह से हम देखते हैं कि कुछ जजेस का कार्यकाल लंबा होता है और कुछ जजेस का कम होता है। आज सुबह 10 बजे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उनकी शपथ दिलाई, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसीलिए यहाँ पे ओथ किसने दिलाई, शपथ किसने दिलाई, प्रेसिडेंट ने दिलाई। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, तो इनको याद रखिएगा। आज हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमें नए मिले हैं जस्टिस संजीव खन्ना, इनका खुद का कार्यकाल कैसा रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्लियर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में भी बात की थी, उसको भी देख लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में। ये 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे और चंद्रचूड़ डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पहले थे। 10 नवंबर 2024 को उनका 2 साल पूरा हो गया था, साथ ही साथ 65 साल के भी पूरे हो चुके थे वो। इस वजह से अब 11वें अब नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 11 नवंबर से किनको पद दिया गया है, जस्टिस संजीव खन्ना को। और ये सीनियरिटी के बेसिस पे होता है, जितना कोई सीनियर जज रहेगा वो ज़्यादा लाइन में होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने में। संजीव खन्ना को की विरासत वकालत ही रही है। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं, चाचा हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। इसके अलावा उन्होंने इंदिरा सरकार के इमरजेंसी लगाने का विरोध किया था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा साथ ही राजनीतिक विरोधियों को बिना सुनवाई जेल में डालने पर भी नाराज़गी जताई थी। इसके अलावा 1977 में वरिष्ठता के आधार पर उनकी चीफ जस्टिस बनना तय माना जा रहा था 1977 में, लेकिन जस्टिस MH बेग को CJI बना दिया गया। अब इसी के विरोध के वजह से सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इंदिरा की सरकार गिरने के बाद वह चौधरी चरण सिंह की सरकार में 3 दिन के लिए कानून मंत्री भी बने थे। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स विरोधाभास था दोनों में। इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना की अगर हम बात करें तो सारी इनकी बायोग्राफी आपको पता होनी चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। इनका जन्म 4 मई 1960 को हुआ था। 1983 में दिल्ली बार काउंसिलिंग के साथ एक वकील के रूप में इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। शुरुआत में दिल्ली के 30 हज़ारी परिसर में ज़िला कोर्ट में थे और बाद में दिल्ली हाई कोर्ट और संवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता जैसे ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस भी की थी। 2004 में दिल्ली के लिए स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किए गए थे। वह दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एमिकस क्यूरे भी रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से एमिकस क्यूरे हेल्पर टू द सुप्रीम कोर्ट होता है। इसके अलावा 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट एडिशनल जज बनाए गए। 2006 में इनको परमानेंट जज बना दिया गया। 18 जनवरी 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में प्रमोट किए गए। 17 जून 2023 से लेकर दिसंबर 5, 2023 तक सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति में अध्यक्षता भी मिली। वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिलिंग के सदस्य भी हैं। इसके अलावा 13 मई 2025 को रिटायर होने वाले थे। न्यायमूर्ति खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिलिंग में अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण कराया था। उन्होंने शुरुआत में 30 हज़ारी परिसर स्थित जिला अदालतों में प्रैक्टिस की थी, फिर बाद में वह दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों में चले गए। इसके अलावा उन्होंने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में लंबे समय तक कार्य भी किया। 2004 में उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए स्थायी वकील भी बनाया गया। इसके अलावा ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ नहीं हैं, बस हम जानते हैं कि 5 ऐतिहासिक फैसले क्या हुए थे इनके कार्यकाल में। 2024 में जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने वोट डालने के बाद वीवीपैट मशीन की पर्चियों से वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका को खारिज किया था। वीवीपैट क्या था? बेसिकली वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये एक ऐसी मशीन है जो ईवीएम से जोड़ी जाती है, ठीक है, और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोटिंग करते हैं, उसके बाद वीवीपैट एक ऐसी प्रिंटिंग मशीन जैसी दिखती है
यहाँ पे एक कांच का ग्लास रहता है, ग्लास वॉल रहती है, ग्लास की वॉल रहती है। यहाँ पे आपको एक चिट दिखती है जिसमें आपने जिस भी पार्टी के लिए, जिस भी सदस्य के लिए वोट किया होगा उसको छापते हुए देखा जाएगा। साथ ही साथ आप उसको 7 सेकंड के लिए देख सकते हैं, फिर बॉक्स में गिर जाती है वो, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि हम हर ईवीएम के लिए वीवीपैट नहीं लगा सकते। पहली बात तो ये टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इसकी, तो जस्टिस खन्ना ने बोला था कि हम हर ईवीएम के साथ वीवीपैट नहीं लगा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो उनके सामने आई थी, ये याचिका आई थी कि सबके साथ वीवीपैट लगाना है, तो उन्होंने खारिज कर दिया था। साथ ही साथ जस्टिस खन्ना ने कहा था कि वोट काउंटिंग की मौजूदा व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत बार सवाल उठाए गए थे कि किस प्रकार से वोट काउंटिंग होने वाली है, पता नहीं सरकार धांधली तो नहीं कर रही है। तो इन्होंने बोला था वीवीपैट सबके साथ नहीं लगा सकते। जस्टिस खन्ना सहित 5 जजों की बेंच ने राजनीतिक दलों को गुप्त दान देने वाली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था, जो 2018 से लगी हुई थी। 2017-18 के बजट में पेश किया गया था, तब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसके तहत क्या होता था, इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत आप पैसा देते थे अनोनिमसली जिस भी पार्टी को आप देना चाहते थे, और ये एसबीआई के ही अधिकार में था कि वहीं पे आप जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हो। इसको असंवैधानिक हाल ही में घोषित किया गया, तो 2024 में ही, उसमें भी जस्टिस संजीव खन्ना थे। इसके अलावा 2023 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि कितना संवैधानिक है आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के तहत ही जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला था ना, जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। और ये स्पेशल स्टेटस क्या कहलाता था, ये स्पेशल स्टेटस कहता था कि जम्मू कश्मीर एक अलग सा ही देश है सच में, क्योंकि उसका खुद का संविधान था, खुद का प्रधान था, खुद का ध्वज था, खुद का सब कुछ था। तो यहाँ पे खुद का कानून भी वो ले सकता था, रणबीर कोड कहते थे उसको। बट आर्टिकल 370 2019 में हटाया गया। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना, लद्दाख दूसरा बना। तो इस पर चुनौती आई थी कि आर्टिकल 35A को भी हटाया गया था, आर्टिकल 270 को भी हटाया गया था। तो किस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं, 370 माफ़ कीजिएगा, 270 नहीं, 370 को भी हटाया गया था, आर्टिकल 35A को भी हटाया गया था। तो किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये संवैधानिक है कि नहीं। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच थी, इसमें जस्टिस संजीव खन्ना भी थे। उन्होंने कहा था पूरी तरह से संवैधानिक है, क्योंकि जो आर्टिकल 370 है ये कोई प्रावधान परमानेंट नहीं था, ये टेम्परेरी प्रोविज़न था। ये टेम्प्रेरी इसलिए था जब तक वहाँ पे स्थितियाँ समान नहीं हो जाती, तब तक एक टेम्प्रेरी प्रोविज़न दिया गया था। उसके बाद इसको परमानेंट बनाया गया था बाद में, परमानेंट एज इन कि जैसे ही ये सारे ये स्थितियाँ वहाँ समान हो जाएंगी, जम्मू कश्मीर हमारे साथ एक देश में प्रॉपरली जोड़ दिया जाएगा। मई 2023 में तलाक के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से फैसला सुनाया था। इसमें कहा गया था किसी मामले में संविधान के आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट सीधे तलाक पर फैसले भी दे सकता है। साथ ही साथ 2019 में सूचना के अधिकार से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता सूचना के अधिकार के खिलाफ नहीं होती है। बेंच में शामिल जस्टिस खन्ना ने कहा था कि चीफ जस्टिस का ऑफिस राइट टू एजुकेशन के अधीन हो सकता है। इसके अलावा विवाद में सुप्रीम कोर्ट के जज ये जब बने थे, विवादित रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जब ये जज बने तो काफ़ी विवाद से घिरे। संजीव खन्ना का हाईकोर्ट जज से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना भी काफ़ी विवादग्रस्त था। 2019 में जब संजय CJI रंजन गोगोई ने उनके नाम की सिफारिश की, तब जजों की सीनियरिटी रैंकिंग में खन्ना 33वें स्थान पर थे। गोगोई ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़्यादा काबिल बताते हुए प्रमोट किया। उनकी इस नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कैलाश गंभीर ने तब से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी भी लिखी। कैलाश ने लिखा था कि 32 जजों की अनदेखी करना ऐतिहासिक भूल होगा, ये बोला था। इस विरोध के बावजूद राष्ट्रपति कोविंद ने जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बतौर में अपॉइंट कर दिया था। इसके अलावा 18 जनवरी 2019 को संजीव खन्ना ने पद ग्रहण किया। यहाँ पे अगर सबसे सीनियर जज बनते हैं CJI, ये आपको ध्यान रखना है। जो सीनियरिटी का बेसिस हमेशा चलता रहेगा, ये कहीं लिखा नहीं है कानूनी रूप से, पर बाय कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। रिटायरमेंट तक रहता है इनका कार्यकाल। नियुक्ति की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहला मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP बोला जाता है। इसमें केंद्रीय कानूनी मंत्री मौजूदा CJI
यानी कि इस समय जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ उनसे पूछते हैं 1 महीने पहले कि सीजीआई अगले कौन होने वाले हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने 17 अक्टूबर को जस्टिस खन्ना की सिफारिश वाला लेटर मंत्रालय को भेज दिया। तो ऑफकोर्स ये अंडरस्टैंडिंग से होता है। इसी के बाद कानून मंत्री इस सिफारिश को आगे प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं। प्रधानमंत्री फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। सीजीआई की नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार को है, लेकिन परंपरा के अनुसार केंद्र उसी जज को सीजीआई नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश सीजीआई अपने उत्तराधिकारी के तौर पे करती है। मतलब आप इस कन्वेंशन को तोड़ नहीं सकते हैं। इसके अलावा कार्यकाल की बात करें तो सीजीआई सहित सुप्रीम कोर्ट के सभी जज 65 उम्र में रिटायर हो जाते हैं, 65 आयु की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 2 मौकों पर परंपरा के खिलाफ जाकर कार्य किया था। सबसे सीनियर जज के बजाय दूसरे जज की नियुक्ति की थी। 1973 में इंदिरा ने जस्टिस ए.एन. रे को सीजीआई बनाया, जबकि उनसे भी सीनियर 3 जज थे। इसमें जे.एम. शेरतल थे, के.एस. हेगड़े थे और ए.एन. ग्रोवर, उनको दरकिनार कर दिया गया था। जस्टिस रे को इंदिरा सरकार की पसंद का जज माना जाता था क्योंकि उनके बोल सकते फेवर में वो जजमेंट सुनाए, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया था। केशवानंदा भारती मामले में आदेश आने के 1 दिन बाद जस्टिस रे को सीजीआई बना दिया गया था और यहाँ 13 जजों की बेंच ने 7:6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया था। जस्टिस रे अल्पमत वाले जज थे। यहाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन था। बेसिक स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूल ढांचा, ये कहता है कि सरकार या पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ अगर लाती है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को चुनौती दी जा सकती है, तो ये असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा है क्या, इसके बारे में आज तक हमारे पास किसी भी प्रकार से लिखित कुछ नहीं है, पर कुछ चीज़ें मानी जाती जैसे धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को भी हटाया जा सकता है क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं है। धर्मनिरपेक्षता, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल और रिजिड का एक सम्मेलन हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में माने जाते हैं। अगर इनमें कोई चेंज लाया गया तो इसकी वजह से पूरा का पूरा मूल ढांचा ही क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो यहाँ पे जस्टिस रे कहते थे कि नहीं पार्लियामेंट ला सकती है, क्योंकि ऑफकोर्स ये सरकार के तरफ से बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी की सरकार की तरफ से बात कर रहे थे। जनवरी 1977 में इंदिरा ने एक बार फिर से परंपरा तोड़ी। उन्होंने सबसे सीनियर जज हंसराज खन्ना, जो जस्टिस संजीव खन्ना के, जो अभी हमारे सीजीआई हैं, उनके चाचा थे, जस्टिस हंसराज खन्ना की जगह जस्टिस एम.एच. बेग को सीजीआई बना दिया। छोटे कार्यकाल में 5 बड़े मामलों पर सुनवाई करेंगे जस्टिस खन्ना। इनका कार्यकाल महज 6 महीने का होगा। इसमें क्या क्या सुनेंगे? पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 साल का था। इसकी तुलना में सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल छोटा होगा। जस्टिस खन्ना सिर्फ 6 महीने के लिए पद पर रहेंगे। 13 मई 2025 को उनकी रिटायरमेंट है। इस कार्यकाल में ये कुछ ऐसे केसेस सुनेंगे जो कि ऐतिहासिक होने वाले हैं। एक तो मैरिटल रेप केस, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के सदस्यों में अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, ताकि उसे इंडिपेंडेंट रखा जा सके। साथ ही साथ बिहार जातिगत जनसंख्या की वैधता, जो अभी हाल ही में हुई थी, सबरीमाला केस का रिव्यू, और साथ ही साथ राजद्रोह की संवैधानिकता, ये बड़े मामले आएंगे। कॉलेजियम प्रणाली की मदद से बनते हैं जजेस एंड चीफ जस्टिस। ये अगेन ये 3 जजेस केसेस के थ्रू आई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। या न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की लोकतांत्रिक प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई एक नई प्रणाली है। यह द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामलों के निर्णय के माध्यम से अस्तित्व में आई है। और इसी ये मतलब एक सीनियर मोस्ट जज होते हैं इसमें, और 4 अदर जजेस होते हैं, अदर सीनियर जजेस। सीजीआई एंड अदर सीनियर जजेस मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सा जज कहाँ प्रमोट होने वाला है, ट्रांसफ़र क्या होने वाला है। और बहुत बार बोला गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज निट चीज़ है। मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि सच में जो डिज़र्विंग है उनको कार्य मिल रहा है कि नहीं, उनको सही से प्रमोट किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये कॉलेजियम ओपेक है। तो इस मामले में इसको क्रिटिसिज्म भी किया गया है, क्रिटिसाइज भी किया गया है। हालांकि क्योंकि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के हस्तक्षेप से अलग रखना है, इंडिपेंडेंट रखना है, इसलिए इसको अभी तक चलने दिया जा रहा है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में परामर्श के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसमें केवल विचारों का आदान प्रदान हो। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में आया था, सेकंड जजेस केस। 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एसपी गुप्ता मामले में दिए गए फैसले को खारिज किया। उच्च न्यायालयों न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम प्रणाली नामक एक विशिष्ट प्रक्रिया तैयार की। इसने नियुक्ति और स्थानांतरण के मामलों में मुख्य न्यायाधीश को प्राथमिकता प्रदान की।
साथ ही यह भी निर्णय दिया, परामर्श शब्द न्यायिक नियुक्तियों में मुख्य न्यायाधीश की प्राथमिक भूमिका को कम नहीं करेगा। मुख्य न्यायाधीश की भूमिका प्राथमिक प्रकृति की है क्योंकि यह न्यायिक परिवार का विषय है, इसलिए कार्यपालिका को इस मामले में समान अधिकार नहीं दिया जा सकता। फिर उसके बाद तृतीयक जब आया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए अधिकांश न्यायाधीशों के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का कोलेजियम बनाने के लिए बात की थी, तो यहीं से कोलेजियम सिस्टम बना था। इसके अलावा चतुर्थ जो आया था ये एनजेसी के लिए था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी। ये एक्चुअली 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आई थी 2014 में। इसकी संवैधानिकता को भी चुनौती दी गई थी, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित किया था क्योंकि इसमें चयन प्रक्रिया के लिए एग्जीक्यूटिव यानी कि मंत्रालय से भी लोग आ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अपनी जुडिशरी इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, इसकी वजह से हटाया गया था। नियुक्ति के लिए संवैधानिक प्रावधान भी दिए गए हैं। अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसमें भारत के एक मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीश होंगे और संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, तो इसको याद रखना है। इसके लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों से ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रायोजन के लिए मानते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) में यह भी कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को निम्न मानदंडों को देखना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों का न्यायाधीश रहा हो, कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या 2 अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की राय में वह एक ऐसा प्रतिष्ठित विधिवेता है। साथ ही साथ संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि साफ साफ लिखा है संविधान में कि तय है। इसके अलावा संविधान में इस संबंध में निम्न प्रावधान है कि वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे। उसकी आयु से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा तथा उसकी तारीख से किया जाएगा। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे उनके पद से हटाया भी जा सकता है। शपथ की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्ति न्यायाधीश को अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या फिर इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित शपथ लेना होता है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा या रखूंगी, भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा या रखूंगी, अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना किसी भय या फिर पक्षपात या अनुराग या द्वेष के पालन करूंगा। उसके अलावा संविधान एवं विधि के मर्यादा बनाए रखेंगे। राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया भी जा सकता है और राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसा संबोधन दिया गया हो। इस आदेश को संसद के दोनों सदस्यों के विशेष बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। उन्हें हटाने का अधिकार दुर्व्यवहार और अक्षमता होनी चाहिए। तो ये याद रखना है कि कौन से बेसिस पे हटाए जा सकते हैं, दुर्व्यवहार और अक्षमता। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध भी करता है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है। कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की लोकतांत्रिक प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई एक नई प्रणाली है। यह द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशों के मामले के निर्णयों के माध्यम से अस्तित्व में आई है। तो आपको बताना होगा कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।